ओके जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की ज़ात के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फ़ैज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। ठीक है, फिर जब आप किसी काम के बारे में, वो कोई भी काम हो, वो आप पढ़ाई का काम हो, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई जॉब करना चाहते हैं, उसमें आप ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, जब आप किसी भी काम का पुख्ता अज़्म कर लें तो अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रैक्टिकल कोर्स बाय आईबी एक प्रैक्टिकल कोर्स है एंड वी आर ट्राइंग कि आप लोगों को जितना हो सके एक स्किल बेस्ड नॉलेज दिया जाए। ठीक है, और इसमें कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे बेनिफिशियल है, हमारी क्लासेस की मोड क्या होगा, देन हमारे जो टॉपिक है, जो कवरेज है, सिलेबस की आउटलाइंस हैं वो क्या है, इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, अभी मैंने आप सब लोगों के जो माइक्स हैं वो ऑफ किए हुए हैं। क्लासेस के दौरान भी हमारा यही पैटर्न रहेगा। स्टार्ट में अगर आपके क्वेश्चन है तो देखें, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको अवेलेबल है 24/7। आप मुझसे किसी भी टाइम मैसेज करके अपने क्वेश्चंस जो है ना पूछ सकते हैं, वॉइस नोट करके, मैसेज करके, स्क्रीनशॉट भेज के। ठीक है, कि सर ये क्या, इसका समझा दें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। क्लास स्टार्ट के पहले, स्टार्ट जब होगी उस टाइम भी हम क्वेश्चन आंसर आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन क्लास के आखिर पे जो हमारी 1.5 आवर की क्लास होगी उसके आखिर पे आई विल ओपन योर माइक्स। आप वन बाय वन जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे क्लास को जिस हद तक जो है ना हम इंटरेक्टिव बना सकें, बनाएंगे। ठीक है, हमारा जो 1.5 आवर है, दिस इज अ स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आपके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हर किसी के डिफरेंट हैं, तो उनके लिए फिर ये है कि क्लास के आखिर में वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप जो सपोर्ट है आप लोगों का ग्रुप है, आप उसमें जो है ना किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ये कोर्स आपको जो फर्स्ट स्टेप है इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रेड में मेकिंग योर कॉन्फिडेंट प्रॉफिट, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है उनके लिए भी है, कि किस तरह से चेंजेस आ गई हैं, या कैसे आप अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बेहतरीन कर सकते हैं। आवर फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, रियल मार्केट टूल एंड हैंड्स ऑन ट्रेडिंग नॉलेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इंट्रोडक्शन जी, आईबी के बारे में आप जानते हैं, आप लोगों ने पेज विजिट किया होगा, फेसबुक पेज, यूट्यूब, और इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम, तो आप इसके इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। हमारा मिशन जो है प्रैक्टिकल लर्निंग, एक होती है बुकिश नॉलेज, इट इज़ गुड टू हैव बुकिश नॉलेज एज वेल। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लर्निंग या चीज़ें जो आपको सिखाती हैं, वो हमारा आपको प्रोवाइड करना पर्पज़ है कोर्सेज, जिसमें एक तो ये कोर्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इसके अलावा जैसे मैं जो कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ वो एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स है, उसकी भी नेक्स्ट वीक जो है ना ओरिएंटेशन क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल। उसके अलावा जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स में हम 2 मंथ कंप्लीट प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक, हैंड्स ऑन प्रोग्राम। और ये भी नहीं है कि जस्ट डॉक्यूमेंटेशन लॉजिस्टिक, नहीं, आपको सेटअप करना भी। अगर आप इनिशियल ऐप सेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन जो है ना कोई प्लेटफॉर्म से करना है, मैंने फिजिकली मेरी शॉप है, मैंने माल मंगवाना है, या मुझे पता है कि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, तो मैं इनको सेल करना चाहता हूँ बाहर की कंट्री में, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सी प्रोडक्ट मैं बाहर भेज सकता हूँ, किन कंट्रीज में भेज सकता हूँ, किस मोड के थ्रू भेज सकता हूँ, क्या मुझे कंपनी रजिस्टर करना होगी, कैसे काम करना होगा लीगली। तो ये तमाम मामला जो है ना हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा जी, डिज़ाइन फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर्स, स्टूडेंट्स, तो उन तमाम लोगों के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एज वेल कंपनी सेक्रेटरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। ऑडिट फर्म में भी मैंने कोई तकरीबन 4 इयर्स लगाए हैं, और अभी करंटली भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ चार्ट अकाउंटेंट फर्म। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मैंने ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम किया। उसके अलावा जो भी पाकिस्तान की, जैसे आपने सुना होगा नाम, वीवो मोबाइल है, ठीक है, ओप्पो है, क्योंकि ये सारी इंपोर्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं, खासतौर पे जो टेक बेस्ड हैं, तो उनमें एक ओवरऑल लॉजिस्टिक के हवाले से इंफॉर्मेशन है। आप यूट्यूब पे जाते हैं, जस्ट आप अगर सर्च भी करें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। लेकिन आपके लिए क्या रेलिवेंट है, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए
वो बिजनेस सेटअप के हवाले से भी हो, वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी हो। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, सेट है, ओके है, लेकिन आपको ना डॉक्यूमेंटेशन की निटी गिटी नहीं पता, आपको प्रोसेस नहीं पता, आपको कंप्लायंसेस नहीं पता, या आप जो है काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, या इंटरनेशनल ट्रेड का जो इंपोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप काम करना चाहते हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको बेहतर करना चाहते हैं, अपनी सीवी में रिकग्निशन बढ़ाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे सीनियर मुझे कुछ बताते नहीं है, बस ऊपर ऊपर से मैं डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप समझें सीखें, तो दिस कोर्स इज आल्सो फॉर यू। Who should take this course? New and aspiring entrepreneurs. Establish your own business with step by step guidance। ठीक है, अब देखें दुनिया में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। पाकिस्तान में भी अगर बात करें, हम बड़ी यूनिवर्सिटी का जिक्र करें, लम्स हैं, ठीक है, वो जो कि बिजनेस की आपको एजुकेशन देती हैं। खैर इसमें एक अलग डिबेट है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो शायद दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से भी नहीं आती। आई थिंक अभी मुझे नहीं पता नंबर क्या है, लेकिन पहले की सूरत हाल यही थी, क्योंकि बिजनेस जो सिखाना है ना, ये बड़ा एक जरूरी है, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, बताना, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि जॉब जॉब ही है, ठीक है, और बिजनेस बिजनेस ही है, लेकिन जॉब भी कोई बुरी चीज नहीं है, जॉब करना भी जरूरी है। आप किसी के एक्सपीरियंस से भी तो फायदा उठाते हैं ना, आप सीखते हैं, प्रोसेसेस को समझते हैं, कैसे स्टेब्लिश हुआ, कैसे अब काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या डिफिकल्टीज आती हैं तो क्या स्टेप लेते हैं, ठीक है, तो ये तमाम मामलात भी आपको पता होना जरूरी है। तो अगर आप न्यू एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप हैं, आप करना चाहते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज आल्सो फॉर यू। एग्जिस्टिंग इंपोर्टर एक्सपोर्टर, आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, कैसे आप अपनी ऑपरेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं कंप्लायंस के साथ, या अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्यूरी है कोई आपकी बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको आंसर कर रहे होंगे। इसके अलावा जी, फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल, आप बैंक्स में काम कर रहे हैं, आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, या आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या कोई भी, और आप मूव करना चाहते हैं किसी कंपनी के डिपार्टमेंट में, और आप कहते हैं कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज हो, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए हम आपको शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि देखें ये हो सकता है कि कंपनीज की प्रोडक्ट डिफरेंट हो। अब ओप्पो मोबाइल है, उसकी डिफरेंट है, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाहर से मंगाते हैं, इनका जो है ना सेटअप डिफरेंट है, जो घी बनाते हैं उनका डिफरेंट है, लेकिन फंडामेंटल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, डॉक्यूमेंटेशन सेम है, नॉलेज जो है ना वो सेम है, लेकिन कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या एचएस कोड्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आपको तो देखें नॉलेज चाहिए ना। जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कहते हैं ना एग्जाम में फिर जो मर्जी आ जाए, अनसीन भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई मसला नहीं है ना। तो फाइनेंस और कंप्लायंस के जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी है। कॉर्पोरेट एंड एसएमई मैनेजमेंट, स्केल यूर, आपका छोटा बिजनेस है, आप कहते हैं कि या मैं छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास कितना सरमाया हो, मैं ऑनलाइन के थ्रू आऊँ, मैं फिजिकली चीज़ों को देखूँ, ठीक है, आप को जो हम इंशाल्लाह उसमें भी गाइडेंस दे रहे होंगे, कैसे आप सप्लाई चेन की लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आईटी एंड सर्विस एक्सपोर्ट, पाकिस्तान में आपको पता है कि सर्विस एक, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके पास कोई सर्विस है, कोई स्किल है, जैसे मैं अपनी बात करूं, आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, मैं अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन, टीचिंग, ठीक है, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, प्रोवाइड ये बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे चीज़ों का आइडिया है, मैंने इन चीज़ों में काम किया हुआ है, ठीक है। तो खास तौर पे सर्विस एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान में ये बेहतर होता है, या आसान होता है, या कम सरमाया लगता है कि जस्ट आप जो है ना इंस्टीट्यूट बनाए, अपना नाम बिल्ड करें, आप दे सकते हैं, इतनी ज्यादा कोई आपको ना एंट्री कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट नहीं लगती, खास तौर पे सर्विस के केस में। आईटी सर्विस है, आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जो है ना आपके पास पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, इस तरह की आपके पास कोई स्किल है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दिस स्किल एज वेल, तो आप इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जो है ना बाहर के लोगों को दे सकते हैं, उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। बेसिकली देखें, शेख सादी कहते हैं कि इफ यू वांट द डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड योरसेल्फ, देन क्रिएट स्किल्स। मतलब अगर आप चाहते हैं कि रिसोर्सेज का रुख जो है ना वो आपकी तरफ हो, तो आपको अपने अंदर स्किल्स पैदा करनी होगी, ठीक है। तो आईटी और सर्विस के जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए भी गाइडेंस है कि वो कैसे अपना बिजनेस सेटअप करें, कैसे लेकर चलें,
किस तरह अपनी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करें कि ये सर्विसेज है मेरी, इसमें मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कैसे इनको जो है ना बाहर की कंट्रीज में या जो रिक्वायर्ड पीपल है, देखिए पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं लाजमी नहीं है कि दीज आर ऑल योर कस्टमर्स, इट इज इम्पॉसिबल, मुश्किल है ये चीजें, ठीक है। या एक ही बंदा हर किस्म की प्रोडक्ट ले लेगा, नहीं, आपको मार्केट नीश प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और टारगेट ऑडियंस, दिस विल बी सिलेक्टेड बाय योरसेल्फ, आपको ये चूज करना होती है किसी भी फंडामेंटल्स की बेस पे, प्रिंसिपल्स की बेस पे, ताकि आप टारगेट बेस्ड मार्केटिंग करें, टारगेट बेस्ड जो है ना आप एफर्ट करें। और जब आप टारगेट बेस्ड एफर्ट करते हैं देन देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ योर सक्सेस, ठीक है, आपकी कामयाबी के ज्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सर जी मैंने क्लाइंट ढूंढने की बड़ी कोशिश की, मैंने 40,000 ईमेल कर दी मैंने, लेकिन कोई नहीं आया। तो हम इसमें ये बता रहे हैं कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कस्टमर की नीड को। सॉरी, ठीक है, मतलब मेरी नीड है, मैंने शूज लेने हैं, एक बंदा जो है ना वो मेरी मिन्नतें कर रहा है या मुझे कह रहा है कि ले लें ले लें मुझे कपड़े, मैंने कहा यार मैंने लेना ही नहीं है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ये कस्टमर के बिहेवियर, उनकी रिक्वायरमेंट, नीड, डिमांड, ठीक है, उस कंट्री की सिचुएशन, आपके कंट्री में उस चीज़ की डिमांड, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ेंगी। आज किस बिजनेस पे क्या रिक्वायरमेंट है, मैं अपना ब्रांड मार्क ट्रेड कैसे रजिस्टर करवाऊँ, ऑल्दो ये दीज आर अलग डोमेन्स, सेपरेट चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि एक तो हम ना इसी के अंदर ही रहें, इस बाउंड्री में रहें, लेकिन इस बाउंड्री से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ आई, आपका कोई क्वेश्चन हुआ, तो इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं कोशिश करूंगा ना सिर्फ बिजनेस की नाउ हाउ, डॉक्यूमेंटेशन की भी, सप्लाई चेन रिस्क की भी, लॉजिस्टिक की भी, और भी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आपको ज़रूरी है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, आपको टैक्सेशन की, आपको लाइसेंस लेने का कोई इशू हो, आपको ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल, अक्सर बेशर ऐसे होता है कि मैं किसी को या उस तरह पॉइंट आउट नहीं करा कि आपके पास जो है ना एक नॉलेज है, एक स्किल है, आप उसके बारे में अच्छा बता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इसी तरह मल्टीपल कंपनीज में हुई है, 4 साल ऑडिट के दौरान भी, ठीक है, अगेन उसके बाद अब भी जब हम अपना काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ कंपनियों के ऑडिट और उनके बिजनेस प्रोसेसेस को देखने का मौका मिलता है, समझने का कैसे काम करें, तो उसमें ये होता है कि आपकी ना नॉलेज बेस बढ़ती है। नो डाउट आपको एफर्ट पुट करना पड़ती है, लेकिन आपके पास ना फिर नॉलेज होता है, कोई भी क्वेश्चन किधर से भी आ जाए, किसी भी किस्म का हो, यू आर इन अ पोजीशन कि आप उसको बेटर आंसर कर सकें। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल जी गेन प्रैक्टिकल स्किल्स टू बिल्ड अ हाई डिमांड करियर इन दी ग्लोबल ट्रेड इंडस्ट्री, ठीक है, आपको पता है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ग्लोबल बिजनेस है, अगर आपको स्किल्स पता है, नॉलेज पता है, और एक इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसेस का आपको आइडिया है, तो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बेनिफिट्स आफ्टर दिस कोर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर इंशाल्लाह आप बन रहे होंगे, सर्टिफाइड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर, ठीक है, आप अपनी कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं, आप नॉलेज की आपको थ्रिस्ट है, तो ये भी आपको इंशाल्लाह जो है ना वो फुलफिल हो रही होगी। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन कंसल्टेंट, ठीक है, कि कैसे हमने लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, माल मंगवाना, भेजना, सप्लाई चेन, अपनी मैनेजमेंट करना कि यार कहीं शॉर्टेज ना हो जाए, ठीक है, टाइम पे पहुंचाना, ये सारे मामला जो है वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस कोर्स एंड यू विल बी गेनिंग इनसाइट्स ऑफ दिस कोर्स। अच्छा, दूसरा मैं ना बीच में अगर कोई इंग्लिश के अल्फाज ऐसे बोल देता हूँ, मोस्टली तो लोगों को समझ आ जाते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा ना हो उर्दू में, क्योंकि हम इस कोर्स को जितना एक प्रैक्टिकल और जितना एक हर किसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर बना सकें, आपके लिए मेरी जो है ना मेरी एफर्ट ही होगी इंशाल्लाह जी। ये मेरी प्रोफाइल है, उसके अलावा मैं क्लास के बाद आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल और जो है ना फेसबुक पे भेज दूंगा, देन यू आल्सो गेट आइडिया। उसके अलावा जी एक और बड़ी चीज़ होती है कि अक्सर ट्रेनर जो है ना इंफॉर्मेशन दे दी, पढ़ा दिया, देन उसके बाद जो है ना कोई वो नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखें, एक बंदा अपनी कमिटमेंट ही शो कर सकता है, बाकी तो जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। तो जी इंशाल्लाह आपको कोर्स के बाद भी सपोर्ट होगी। अभी जो
हमारे इसके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च बैच, और इसके अलावा और पिछले जो कोर्सेज, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ग्रुप्स आर एक्टिव। ठीक है, और उस ग्रुप में कोई भी सिंगल भी क्वेश्चन हो ना, और वो क्वेश्चन आए और मुझे उसका आइडिया हो जाए, पता चल जाए। आपको पता है मोबाइल तो आजकल हर किसी के हाथ में ही होता है, ठीक है, बहुत ही करीब, एक दिल के करीब चीज हो गई है। तो मैं देख लूँ मैसेज, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको फौरन रिप्लाई करूँ, और ये भी नहीं कि ये कोर्स क्लोज हो गया है, अब मेरे स्टूडेंट से कोई वो नहीं, एक सपोर्ट के तौर पे। क्योंकि देखिए हमारा पर्पस, मकसद मेरा ये नहीं है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, स्किल्स दी, ठीक है, गुड है, फी चार्ज की, देन नहीं, आपको एक सपोर्ट भी देना बाद में भी, ठीक है, ताकि आपकी एक कमिटमेंट, आपकी एक कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड रहे हमारे साथ। उसके अलावा जी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोफाइल अपनी शेयर कर दूंगा, तो आप उससे भी अंदाजा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम जो है ना कितनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। कोर्स प्लान जी हमारा 6 वीक्स का कोर्स प्लान होगा। अच्छा, मैं ना क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको बीच में कोई आवाज़ या स्क्रीन का कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे ना मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये ना हो कि ये ना हो कि जिसे कहते हैं कि आपको मेरी आवाज़ या स्क्रीन ना, और मुझे पता ना लगे। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी जी हमारी, टोटल लेक्चर कोई 15 to 20, 1.5 आवर का, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा हमारा, और अप्रोक्सीमेटली 20 क्रेडिट आवर्स आप इसमें जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके क्वेश्चन आंसर सेशन, ये वो हमारा जो है ना रेगुलर पार्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, आप उसको जो है ना एंजॉय कर सकते हैं जी। उसके अलावा एक होता है कोर्स के आपको असाइनमेंट्स दे दी, नोट्स दे दी, तो इस तरह का ये कोई कोर्स नहीं। हाँ, नोट्स वगैरह बने हुए हैं ऑलरेडी, मॉड्यूल्स ये जैसे हैं इसी तरह आपको बना दिए हैं नोट्स, ठीक है, स्पोर्ट के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि कोई मैं आपको असाइनमेंट क्लेम कर रहा हूँ, कोई टेस्ट ले रहा हूँ। आपको, आपने अपने लेक्चर को इतना ही प्रैक्टिकल और एफिशिएंट रखना है कि जितना हो सके, ताकि उसी, क्योंकि देखिए ना हम अक्सर मैच देख रहे हैं, कोई ड्रामा मूवी या कोई इस तरह की चीजें, तो बड़ा एक इंटरेस्ट होता है और टाइम का पता ही नहीं चलता, ठीक है। नो डाउट ये चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो इसमें हमारी कोशिश होगी कि चीज़ों को सीखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी क्लास हो, मेरा ना थोड़ा गला खराब है, सॉरी, क्लास हो तो आपने ना पेन पेंसिल अपने साथ लाजमी रखना है, ताकि आप नोटिंग करते रहें, आपको कोई बेनिफिट हो, आप कोई भी क्वेश्चन हो दरमियान में, आप वो भी नोट कर लें, ठीक है। कोर्स प्लान में मॉड्यूल्स, हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, देन लीगल स्ट्रक्चर एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक एंड रिस्क मैनेजमेंट। मॉड्यूल 4 है जी इसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एंड पेमेंट मैकेनिज्म, इंपोर्ट मैनेजमेंट एंड पेमेंट मैकेनिज्म, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। उसके बाद ये मॉड्यूल 8 ओवर ड्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज इन्फोर्समेंट, ठीक है। आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी अ लर्न इंपोर्टर एक्सपोर्टर। अभी ये मैंने आपको मॉड्यूल बताया, अब हम इनका ना ब्रेकअप देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो सबसे पहले जी, इंटरनेशनल ट्रेड में हम देखेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एक्चुअली है क्या, और ये कैसे लोकल बिजनेस से डिफरेंट है। Who can start import export business? Import export worthwhile in Pakistan? की एक्सपोर्ट सेक्टर्स क्या हैं, कॉमन मिथ क्या है अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोगों का इसके बारे में ख्याल है क्या। लीगल स्ट्रक्चर एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कि कैसे आप बिजनेस स्ट्रक्चर करें, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करें, मतलब अकेले काम करें, कंपनी बना के काम करें, प्राइवेट लिमिटेड या सिंगल मेंबर कंपनी, या पार्टनरशिप में काम करें, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, एफबीआर से एनटीएन कैसे लें, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेजर रेगुलेटर कौन से हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, पीएसडब्ल्यू का रजिस्ट्रेशन, जीडी फाइलिंग, जो भी मैटर एक होते हैं ज़रूरी बिजनेस को सेट करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, वो विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल एज वेल, ताकि आप डिसाइड करें कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। उसके अलावा जी स्टेट बैंक की जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है, जो कि ट्रेड फाइनेंस का एक जो है ना एक मेजर एलिमेंट है, जिसके ऊपर तमाम जो ट्रेड फाइनेंसिंग है वो बेस्ड कर रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेड बेस कर रही है, वो डिस्कस करेंगे जी। कस्टम एक्ट रूल्स, एसआरओज, ठीक है, कंप्लायंस रिस्क एंड रेड फ्लैग्स क्या हैं, कि क्या क्या रिस्क है।
ये हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जी लॉजिस्टिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला जो मॉड्यूल है उसमें क्या है हमारा कि कमर्शियल रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, पॉलिटिकल एंड कंट्री रिस्क, आजकल जैसे ईरान इजराइल अमेरिका जंग है उसकी पूरी दुनिया पे असरात हैं, ठीक है। तो कैसे आप इससे बच सकते हैं, आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल रिस्क क्या है, लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क क्या है, क्लियरिंग हाउस एजेंट जो कस्टम से माल आपने क्लियर करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे, ठीक है, कैसे चूज करेंगे जो कि कम कॉस्टली भी हो, रिलायबल भी हो। इनको टर्म्स क्या है जी, इन डेप्थ आपने अक्सर सुना होगा, FOB, CNF, CIF, XW एंड DDP, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज। आपने ना कोई परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें हम आपके साथ इस तरह शेयर कर रहे होंगे कि आप लोगों को तमाम चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको एक एनालिसिस हो, पता चले कि व्हाट विल बी गेटिंग या व्हाट विल बी लर्निंग, क्या हम सीख रहे होंगे, क्या जो है ना चीजें हासिल कर रहे होंगे कोर्स से। इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कौन से हैं जी, प्री शिपिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट क्या हैं, इंपोर्ट के, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, बैंक का बड़ा मेजर रोल होता है जी, ठीक है। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, स्विफ्ट, HS कोड, टर्म्स ऑफ पेमेंट, इनको टर्म्स, ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। इसेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या है जी, कस्टम एंड टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, पोस्ट एक्सपोर्ट कंप्लायंस, क्या आपने एक्सपोर्ट कर दी या पैसे आने हैं तो PRC फॉर्म कैसे जनरेट हो, कॉमन डॉक्यूमेंटेशन एरर्स क्या है कि अक्सर बैंक में पेमेंट ब्लॉक हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, तो कैसे आपने उनको रिजोल्व करवाना है या कैसे पहले ही मामला सेट रखने के ताकि इस तरह की जो है ना काम हो ही ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉमन डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंपोर्ट में भी कॉमन है, एक्सपोर्ट में भी, तो हमने नेक्स्ट समरी बनाई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो दोनों केसेस में चाहिए होंगे। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एंड पेमेंट मैकेनिज्म, लीगल फ्रेमवर्क, क्या आपने माल भेज दिया या माल आपको आपने मंगवा लिया, अब पैसे आने हैं, या तो अगर आपने एक्सपोर्ट की है, और अगर इंपोर्ट की है तो आपने पैसे भेजने हैं क्योंकि आपने इंपोर्ट की है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ने थोड़े दो वर्ड हैं, एक्सपोर्ट आपने बाहर भेज दिया, पोर्ट कहते हैं इसको, बंदरगाह को उर्दू में जिसे कहते हैं, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर अपने आपकी कोचिंग जो है वो उर्दू मीडियम थी तो देन यू विल बी गेटिंग माय पॉइंट एज वेल कि माशरती इल्लूम में आई थिंक होता था, या जो पाक स्टडीज है मुताला पाकिस्तान, उसमें आपको बताते थे कि दरामदात और बरामदात। हमारे टीचर ने बड़ा इसको समराइज वे में किया, उन्होंने कहा कि देखें, दर आमद, दर कहते हैं दरवाजे को, और आमद आना, आमदात भाई काफी चीजों का आना ना, मल्टीपल आइटम्स आ रही होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दर आमद मतलब इंपोर्ट, आपके दरवाजे पे चीजें आई, आपने बाहर से मंगवाई, ठीक है, तो ये दरामदात होगी। बर आमद, ठीक है, बर कहते हैं बाहर भेजना, ये आई थिंक दीज आर द वर्ड्स ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई एम नाउ अ लिटिल बिट एज वेल, ठीक है। तो बरामदात कह के आपने बाहर माल भेज दिया, तो इस केस में क्या है कि वो एक्सपोर्ट है आपकी, ठीक है। तो अब पैसे आने हैं किन जो है ना सोर्सेज से आए, बैंक से आए, तो उसमें भी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। आपने पेमेंट करनी है तो आप कैसे करें, अक्सर बेशतर ऐसे होता है कंपनीज में, अगर हम बात करें तो उनके पास ना पैसे नहीं होते, या अगर एक बात है माल आ गया, उन्होंने अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे होता है कि आपने कंप्रेसर वगैरह बाहर से मंगवा लिए, ठीक है, अब वो आएंगे, उनसे फ्रिज AC बनेंगे, आने आने में कोई 1.5-2 माह लग जाते हैं, ठीक है, चाइना से अगर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक मैनेजमेंट है कि आपने ना कैसे शॉर्टर टाइम में मैनेज करना है या पहले से ही मैनेज करना है। अच्छा, आते हुए टाइम लग गया, आपने वो जो है ना फैक्ट्री में लेकर आ गए, आपने बनाए, ठीक है, फ्रिज बन गए, AC बन गए, देन वो सेल किए, तो आगे जो है ना डीलर ने कहा कि हम आपको जो है ना 2 माह बाद पैसे देंगे, तो इस सारे में देखें आपके पास पैसे हैं नहीं, आपने बाहर भी भेजने हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं, आप बैंक से ना फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते हैं, उनकी लोन लेते हैं। अब लोन की डिफरेंट टाइप है, कोई FATR है, कोई डिमांड फाइनेंस है, कोई मर्चेंटाइज फाइनेंस अगेंस्ट मर्केंटाइज है, ठीक है। तो ये भी तमाम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे ताकि आपको पता चले कि अगर आप किसी कंपनी में काम करें, बोर्ड में, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो अक्सर बेशतर इस तरह की चीजें होती हैं। अगर आप में से कोई लोग काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा इसका, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन जब होगी इन चीज़ों की,
तो दीज थिंग विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। एलिजिबिलिटी एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्टर ने कहाँ कहाँ करवानी है, उससे उनका टैक्स सेविंग होती है, कम रेट लगता है, पैसे आते हैं तो जस्ट इंजॉय करें आप, कोई मसला नहीं। देखें पाकिस्तान ना काम करने वाले बंदों के लिए एक बड़ा बेहतरीन मुल्क है। मेरे एक उस्ताद हैं, वो मुझे कहते हैं कि बेटा पाकिस्तान जो है ना जेर तमीर मुल्क है, ठीक है। तो इसमें अक्सर लोग पूछते हैं ना, कहते हैं कि क्या सर जी इसमें है इस तरह की रिक्वायरमेंट, पोटेंशियल है। देखें मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये वो चीज़ें, आई एम आल्सो इन फेवर कि ये चीज़ें सेट होनी चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा कोई पॉलिटिकल इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करता, लेकिन देखें लोगों के हालात हैं, लोगों के रोज़गार होते हैं, तो आप उनको ठीक करें, चीज़ों को होनी चाहिए ये चीज़ें ठीक। तो पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है अपने बिजनेस के उस पॉइंट। अब देखें जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते जरूर हैं, ठीक है, या इधर से पैसे बाहर जरूर भेज देते हैं, उधर कोई सेटअप कर लिया, लेकिन वो बिजनेस पाकिस्तान में ही आके करते हैं, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में, बरतानिया में, यूके में, लंदन में, जो भी हैं बाहर के जो बड़े कंट्रीज हैं, दुबई में, वहां पे अमीर होना ना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, मुश्किल है। पाकिस्तान में ये चीज आसान है। आपने बिजनेस सेटअप किया, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाले से मुराद आप अच्छे तरीके से चलते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो बेस्ट है, वरना वहां तो लाइसेंस लेने जी, ये दो वो दो फलां दो, आप जो है ना इतने दिरहम इसके लिए दे दे। मैं यूएई की बात अगर करूं, ठीक है, आपने जो है ना एग्रीमेंट लेके आना है रेंट का, आपने कोई कफील रखना है जी, आपने फलां, मतलब लॉट ऑफ जो है ना गाइडलाइंस हैं, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। अगर इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो ये एक बेहतरीन कंट्री है, ठीक है। और वी आर ऑल मुस्लिम और पाकिस्तानी, हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें बेहतरीन हो जाएं तो ये इस मुल्क जैसा मुल्क नहीं है कोई, बिलीव मी। एक्सपोर्ट प्राइसिंग, कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग, ये भी डिस्कस करेंगे कि देखें ना आपने माल मंगवा लिया बाहर से, तो ये कॉस्ट के कंपोनेंट लगे, आप उनकी लिस्ट बनाएं, कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है, चीज़ों को देखना है। एक तो तरीका होता है ना कि बंदा पैसे लगा रहा है वो अपना हिसाब किताब रख ही रहा है ना, ठीक है। भाई मुझे घर तक लेके आने में, अपनी दुकान तक इतना पैसे पड़ गए इस पे, अब मैं इसको इतने से कम नहीं बेच सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी हम हेल्प के लिए आपको एक वर्किंग दे रहे होंगे, बता रहे होंगे कि देखिए एक्सेल की फाइल आप इसमें पुट करें, ये पॉसिबल कॉस्ट है, ये निकालें, देन आप उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, ठीक है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न की सर्विस चाहिए, आपको एनटीएन नंबर की चाहिए, आपको कोई भी इसके अलावा सर्विस चाहिए, तो दिस विल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय अस। ये नहीं है कि आपको जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए मैं आपको ना ये चीजें बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपको एक सर्विस मिल जाती है या एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको तमाम जो रेलिवेंट पॉइंट है वो कवर हो, आपको इधर उधर ना देखना पड़े, बल्कि आप अपने काम में, अपने उसमें माहिर हो। बैंकिंग, टैक्सेशन, चार्जेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्पेशलाइज एक्सपोर्ट मॉडल, आप बी टू बी करना चाहते हैं, बी टू सी करना चाहते हैं, मतलब आप बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग करेंगे, या आपका बिजनेस है आप कस्टमर को बेचेंगे, ई कॉमर्स करेंगे। अक्सर आपने नाम सुना होगा शॉपिफाई, ठीक है, अमेजोन, इस पे ड्रॉप शिपिंग और ये वो, तो उसमें भी हम इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे। इंपोर्ट मैनेजमेंट एंड पेमेंट, खासतौर पे जैसे अगर हम बात करें कॉमर्स में, तो अलीबाबा एक बड़ा नाम है, ठीक है। तो उसके बारे में भी जो है ना हम एक डिटेल डिस्कशन हमारा प्लान है। इंपोर्ट मैनेजमेंट एंड पेमेंट मैकेनिज्म, आपने पैसे अब भेजने हैं तो कैसे आपने सोर्सिंग ऑफ गुड्स की, परफॉर्मा इनवाइस क्या है, जीडी क्लियरेंस क्या है, ड्यूटी टैक्सेस कैसे पेमेंट की, जीडी फाइल कैसे की। अब उस पेमेंट ये भी हो सकता है कि वेंडर के भैया पाकिस्तानी पे तो मुझे एतबार ही नहीं है, ठीक है, मैं माल भेज दूं, आप पैसे ही ना दो, फिर तो वो कहेंगे एडवांस पेमेंट लेके आओ। अब एडवांस पेमेंट देने जाएंगे जब आप, स्टेट बैंक कहेगा कि जनाब ये क्या बात हुई, आप तो मुल्क से बाहर हमारे फॉरेन रिजर्व भेज रहे हैं, आपको पता है ना कि आपने बाहर पेमेंट डॉलर्स में करनी है, आपने उस पैसों से जो आपके पास में से डॉलर खरीदने हैं पहले, देन पेमेंट करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने स्टेट बैंक को एग्री करना है, उनको रिक्वेस्ट लेनी है, अप्रूवल लेनी है, कोटा भी असाइन कर देते हैं, तो ये सारी चीजें भी वो विल बी डिस्कसिंग आवर कोड। उसके बाद इंपोर्ट फाइनेंसिंग, पैसे हैं ही नहीं आपके पास, आपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, तो आपके पास प्रोडक्ट तो है ना बैंक की, FATR, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रसीट, कि मेरे पैसे आएंगे,
ट्रस्ट करो मुझे, मैं दे दूंगा, फिलहाल मेरे इंपोर्टर को पे कर दें आप। डिमांड फाइनेंस, टर्म फाइनेंस, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना है बाहर से, तो क्या प्रोडक्ट है वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन होता है, टर्म फाइनेंस। उसके अलावा जी ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस। अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि बाहर से माल जब आता है, ठीक है, तो माल आया है 10 रुपए का, आपने पैसे बाहर भेज दिए 20 रुपए के, ठीक है, या पाकिस्तानी ज्यादा पैसे तो नहीं भेजते, आप इसको इस तरह समझे कि आपने बाहर माल भेजा, उसकी वर्थ ही 10 रुपए थी, आपको 25 रुपए आ गए हैं, ठीक है। देखो ना, आपने माल में जब कह दो है ही 25 रुपए का, आपने इनवाइस भी इतने की बना दी, लेकिन अंदर खाते आपकी कोई डीलिंग है, तो ऐसी चीजें हैं कि ये 15 रुपए जो है ना, ये इस पर्पज के लिए इस्तेमाल होंगे। तो स्टेट बैंक ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ इम्पोज की हुई हैं कि जिनकी बेस पे आपने जो है ना उसको लीगलाइज करवाना, ये ना हो कि वो पैसे जो किसी ने भेजे हैं वो इधर टेररिस्ट फाइनेंसिंग में या कोई और पर्पज, इलीगल पर्पज के लिए, जो कि मुल्क के मफाद में ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, जो ठीक है, वो तो कैसे आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर कभी किसी आपकी ट्रांजैक्शन को इस तरह मार्क किया जाए, अक्सर होता है ना बैंक में, होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, STR, ठीक है, तो वो बैंक मार्क कर देता है, आपकी पेमेंट रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपको इनवॉइस देनी पड़ती है, आपको जो चीज़ें जो है ना बैंक को बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि दीज आर ऑल लीगल थिंग्स, ठीक है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी ऐसे है कि बाहर पैसे ना भेजें, मतलब इंपोर्ट की मद में आप बाहर पैसे भेजें, माल 10 रुपए का भेज 25 रुपए रहे हैं, उधर आपकी डीलिंग है कि 15 में से 2 आप रख लेना, 13 रुपए मैंने इधर अपने फ्लैट बना ले लें लंदन में या यूएई में। तो ऐसी चीजें आपने कैसे जो अवॉइड करनी है, देखना है क्या सिनेरियोज हो सकते हैं पॉसिबल, दिस विल बी डिस्कस्ड। SPP, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इशू किए हैं वो कैसे हैं, स्टेट बैंक कैसे मॉनेटरी पॉलिसी रेट सेट करता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हम इन अ वेरी सिंपल वे, एक लेमैन, एक आम आदमी की भी समझ में उस तरह जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि कोई लीगल वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ कि ये जी ऐसे है, ये मैं नहीं, आपकी पूरी डिटेल, उसकी लॉजिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग, we will be discussing all these पॉइंट, ठीक है जी। ओवर ड्यू इनवाइसिंग, फैंटम शिपमेंट, ये कैसे आपने मैनेज करना है, देखना है। हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन क्या है जी, जिनसे आपने माल नहीं मंगवाना या नहीं भेजना, जैसे इसराइल है, हमारी कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है उसके साथ, ठीक है, या कमोडिटीज कौन सी हैं कि आपने उनमें डील नहीं करना। उसके अलावा जी ओवर ड्यू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज इन्फोर्समेंट, कि आपके पैसे आने थे, एक्सपोर्ट जो है आपने माल भेजना था, एक्सपोर्ट ओवर ड्यू होगी, इंपोर्ट ओवर ड्यू होगी, देन आपने कैसे उन चीज़ों को मैनेज करना है। बैंक के कुछ फॉर्म होते हैं, ई फॉर्म, आई फॉर्म, अगर वो डिफॉल्ट हो, स्टेट बैंक की इन्फोर्समेंट हो, कैसे आपने मैनेज करना है। इंपोर्ट ओवर ड्यूज एंड एडवांस पेमेंट, अगर डिफॉल्ट हो देन क्या करना है, पेनल्टीज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एडजुडिकेशन, कि कोई केस चल गया, कोई ऐसा हो गया तो कैसे, ये बहुत रेयर चीजें हैं, ठीक है, ऐसे होता नहीं है, आपने आराम से बिजनेस करना है। लेकिन चूंकि देखिए हम जब चीजें पढ़ रहे हो तो हमें इन्फॉर्मेशन तो सारी हो ना, नॉलेज का मतलब ये तो नहीं होता कि बस जो मुझे चाहिए वो, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं रेलिवेंट, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इट इज़ माई आई थिंक ड्यूटी कि मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूँ। वे ऑफ टीचिंग जी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इंटरेक्टिव क्लासेस वाया गूगल मीट ऐप, लाइफ टाइम LMS, आपको पोर्टल कोई लेक्चर मिस हो गया तो वही आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, आप वहाँ से सीख रहे होंगे, ठीक है। व्हाट्सएप सपोर्ट तो आपके पास अवेलेबल ही है हमारी। उसके अलावा जी 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एंड असेसमेंट, मैं आपके साथ कुछ सिनेरियोज भी शेयर कर लूँगा कि असेसमेंट आप इसको देखें समझें, तो कैसे आप उसको देखते हैं समझते हैं, मतलब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी, नोट्स भी, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। उसके अलावा आपको एंड में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिल रहा होगा,
जो कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे कहीं भी जॉब करने जाएं अपनी सीवी में आप जो है ना ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। रिकमेंडेशन इन अ जॉब आफ्टर दिस कोर्स। उसके अलावा अगर कोई हमसे कोई पूछते हैं कि इन्होंने आपसे कोर्स किया है, ये किया है, तो हम आपको जरूर रेफर भी कर रहे होंगे कि दिस जस्ट दिस दे हैव डन दिस कोर्स एज वेल एंड देयर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। उसके अलावा जी एग्जीक्यूटिंग योर फर्स्ट ट्रेड, इंशाल्लाह हमारा जो विजन है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है बिजनेस रेगुलेशंस का, फाइनेंशियल मार्केट्स का, ट्रेड मैकेनिज्म का, तो वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दीज टू यू। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो ये नंबर्स अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप में भी हैं हमारे साथ, तो आप हमें रीच आउट करके अपनी इनरोलमेंट, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेन पर्पस हमारा यही है कि पाकिस्तान में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको आम किया जाए, आप लोगों की स्किल सेट पे काम किया जाए। आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाए, क्योंकि देखें ये सब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है। अगर आप लोगों का बिजनेस फैलेगा फूलेगा तो हम भी इंशाल्लाह जो है ना बेनिफिट इससे अटेन कर रहे होंगे। जैसे हमारी फर्म के पार्टनर हैं, तो वो कहते होते थे कि बेटा जो डॉक्टर हैं, मैं किसी को कमेंट या वो नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि डॉक्टर का बिजनेस जो है या उनकी जो अर्निंग है वो बढ़ती है मरीजों के बढ़ने से, बीमारी से। मतलब नॉर्मली ऐसे होता है कि कोई आपको इशू हो, अल्लाह पाक सबको सेहत दें, ठीक है, जो पुलिस वाले हैं, जो वकील हैं, प्रोफेशनल्स की बात करें तो इनका बढ़ता है कि कोई क्राइम हो, कोई मसला मसाइल हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चार्ट अकाउंटेंट हैं, वो हैं कि जिनका या रिस्क जो है या जिनकी जो अर्निंग्स है वो होती है कि जब बिजनेस फले फूले, ठीक है। तो आप लोग कमाएंगे तो आप हमें भी शेयर कर रहे होंगे, हम भी उसमें टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आपकी, ठीक है, आपको बिजनेस को एक रिकग्निशन देंगे, ठीक है। एक बात है, आप 100 रुपीज कमा के उसमें से एक फेयर पोर्शन जो है ना, आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक बार हो कि आप 5%, आप 7%, आप 8% उन लोगों को भी शेयर करें जिन्होंने आपको इस चीज को पॉसिबल करने के लिए आपको तैयार किया, बताया, गाइडेंस दिया। तो आई थिंक इट इज जो है ना फेयर। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी ना सोच भी यही होती है कि शेयरिंग कैसे की जाए, बिजनेस डेवलप कैसे किया जाए। वो कॉस्टिंग से ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग पे, इनफ्लोस पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये ना कि आप 10 रुपए कमाएं और जो है ना आप जिसे कहते हैं कि ना आप 10 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप लगा वो जो है ना 5-6 रुपए रहेंगे, ठीक है। आपको कहते हैं कि ठीक है यार मैं 50% तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ। एक सिचुएशन है कि आप 200 रुपये कमाएं, ठीक है, शेयर करें लेकिन, और आप कम पैसे भी लगाएं, तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जी ये हमारा एक प्लान है, ओरिएंटेशन है। आई होप कि आपको हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग समझ आ गई होगी। नाउ टाइम है, मैं आप लोगों के माइक ऑन करता हूँ। ये क्लास हमने ना थोड़ा शॉर्टर वे में आप लोगों को, मतलब एक रेगुलर क्लास का पार्ट भी आप समझ सकते हैं इसको, लेकिन इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन के हवाले से दिया। बाकी हम हमारी जो कमिंग सैटरडे संडे आएगा तब से रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है, और जिसमें हम अपने मॉड्यूलर सिस्टम जो है हमारा एक प्लान है उसके हिसाब से चल रहे होंगे। अब मैं आप लोगों के माइक ऑन करता हूँ, तो प्लीज़ आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो इस कोर्स से रिलेटेड, हमारी इस क्लास से रिलेटेड, यू हैव अ फुल लिबर्टी, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप जो है ना जुड़े रहे साथ। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आई एम आंसरिंग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वन बाय वन करके कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना ये ना हो कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हों। एक दफ़ा एक जो है ना स्टूडेंट है वो माइक ओपन कर ले, बाकी क्लोज रखें, जब उसका क्वेश्चन आंसर हो जाए देन जो है ना सेकंड, और इस तरह मैं आप लोगों के तमाम के क्वेश्चन लूँगा, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों की तरफ से इंटरेक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जी आप लोगों के ना माइक ओपन कर दिए मैंने, प्लीज आप अपने माइक ऑन करके क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं। किसानों का बदला कैसे। अच्छा सर, एक सवाल था कि इसके लिए सप्लाई चेन की डिग्री जरूरी है? ये मोस्टली एम्प्लॉयर्स जो है वो सप्लाई चेन की डिग्री मांग रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।
हाँ जी, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखें, सप्लाई चेन की अगर आप डिग्री ले लेते हैं ना, वो तो फिर स्पेसिफिक ही हो गया ना कि आपको एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन डिग्री में भी प्रैक्टिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें ना, कि आप एक ओवरव्यू लेना चाहें कि भाई है क्या, एक्चुअली चीजें क्या है, तो आई थिंक दिस कोर्स इज फॉर यू। आप जो है ना, आपके लिए बहुत बेनिफिशिएंट हो सकता है कोर्स। अच्छा, इसमें अस्सलाम वालेकुम, जेडी फाइल करना और पीएसडब्ल्यू या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो? सॉरी, आप क्या पूछ रहे हैं? जीडी फाइल करना और थ्रू पीएसडब्ल्यू सिखा रहे होंगे या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो उससे पहले वीबॉक यूज हो रहा था वो? जी, पहले वीबॉक यूज होता था, अब वो पाकिस्तान सिंगल विंडो उन्होंने कर दिया, तो उधर से ही जो है फाइल किया। अभी पीएसडब्ल्यू के थ्रू सीख रहे होंगे हम लोग? पीएसडब्ल्यू क्या कर रहे होंगे हम? अभी पीएसडब्ल्यू के थ्रू सीख रहे होंगे हम लोग ये सब काम? हाँ जी, अब ना पाकिस्तान सिंगल विंडो, लेकिन ना कुछ जो पुरानी कंपनी उस हिसाब से अभी ना वो शिफ्टिंग पे है ना, इंटीग्रेशन या जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो अभी कुछ लोग जो है ना पुरानी उससे भी कर रहे हैं, वीबॉक से भी चल रहा है काम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए, आपने स्पेसिफिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बताया, ठीक है, मुझे बताइए ये जो कैरी का काम कर रहे हैं ये क्या सीन है, ये किस तरह होता है, ये इंपोर्ट में आता है एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं? कैली का काम, सॉरी? जी जी, ये जो एक तो आपने स्पेसिफिक बताया ना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, ये हाँ जो ये जो दरमियान में चाइना से पाकिस्तान कैरी का काम कर रहे हैं, कैरी सर्विसेज, वो हाँ। क्या चीज है? नहीं, देखो, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि माल लेके आना जाना, तो वो तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना लॉजिस्टिक जो है। हमारा जो है वो है कि माल आपने बाहर से मंगवाना या अगर आपने भेजना है, तो क्या चीजें हैं उसमें, किस तरह आपने अपना बिजनेस देखना है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग की, वो है। अच्छा, फिर भी सर, अगर ये जैसे कैरियर क्या कर रहा होता है, फ्रेट फॉरवर्डर क्या कर रहा होता है, उन सब की एक साइकिल अगर हमें पता चल जाए कि वो लोग किस साइकिल पे काम कर रहे हैं और कैरियर किस साइकिल पे काम कर रहा है, शिपर किस साइकिल पे काम कर रहे हैं, वो भी अगर विद इन दैट कोर्स पता चल जाए तो ज्यादा हमारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा कि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखें ताकि हमें जी आइडिया हो कि वो क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल उस्मान भाई, ये सारी चीजें देखें, आप लोगों के क्वेश्चन है, ये हमारी ना फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है, ये सारी चीजें हमारी कोर्स का पार्ट हैं। आप बेफिक्र हो, आपको पूरा साइकिल, फ्रेट फॉरवर्डर, इंश्योरेंस एजेंट, मेरीन इंश्योरेंस, क्लियरिंग एजेंट, शिपर, ये तमाम चीजें वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर कोर्स। ओके, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो आप रेगुलर क्लासेस लेंगे वो भी सेम इसी तरह होगा और उसकी टाइमिंग वगैरह किस तरह सेट करेंगे, ये मुझे बताएं। टाइमिंग हम यही रखेंगे, 9 से जो है ना 10:30 तक तकरीबन। गूगल मीट पे क्लासेस होंगी सारी, और प्रैक्टिकल लाइव क्लासेस होंगी, ये नहीं है कि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको जैसे आज क्लास चल रही है इसकी आपको वेरी नेक्स्ट डे मिल जाएगी, लेकिन और जो है ना तमाम क्लासेस जो है वो आपको लाइव दी जाएंगी। और 9 से 10:30 का ना थोड़ा ये है कि तो सैटरडे संडे अक्सर लोगों की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, और फिर खासतौर पे जॉब होल्डर और ये वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, तो बस उनकी फैसिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टाइमिंग रखिए। वैसे भी गर्मियों का सीजन आना है, तो 8 9 10 बजे तक जो है ना अक्सर लोग जाग रहे होते हैं, करते हैं। जी हारिस भाई, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अच्छा, मुझे ये पूछना था सलाम। कि ग्लोबली जो इंडिया है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्पाइसेस में और फ्रेश वेजिटेबल्स में, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें आप गाइड करें हमें, क्या हम पाकिस्तान से कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, और हमें अगर ये नहीं करना चाहिए तो किन प्रोडक्ट्स में काम करना चाहिए जिसमें छोटे स्केल पर रहकर हमें एक्सपीरियंस भी मिल जाए और उसमें रिस्क भी कम हो।
देखें, आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है। इंडिया इस मामले में ना काफी आगे है, और अक्सर व बेशतर ऐसे भी होता है कि पाकिस्तान की चीज जाती है बाहर, ठीक है, लेकिन वो लेबल वगैरह इंडिया का लगा के, देखें हमारे पाकिस्तानियों ने, मैं ये नहीं कहता, इन्होंने ना अपनी मार्केट को ना बड़ी जल्दी ये खराब कर लेते हैं, ठीक है। हाँ अब जी, चावल है, चावल एक बड़ी एक्सपोर्ट है, मेजर एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, लेकिन हाँ जी, ऐसे देखा जाता है कि चावल पाकिस्तानी है, वो दुबई यूएई में जाके उसकी पैकिंग इंडियन होती है, और चलो जी आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो खास तौर पे जो फल फ्रूट सब्जियां पेरिशेबल गुड्स है ना, मतलब जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, तो जी, ये पाकिस्तान से जाना दूसरे कंट्रीज में, और लोग पसंद भी करते हैं। फिर देखें ना, जैसे गोश्त की मिसाल ले लें, हलाल फूड है जो, ठीक है, तो इसकी बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में। मुस्लिम वर्ल्ड जो एक अच्छी खासी एक आबादी है, तो लोग चाहते हैं इन चीज़ों को। तो पाकिस्तान से भी ये चीज़ें एक्सपोर्ट करना बेनिफिशियल है, चीज़ें देखी जा सकती हैं। देखिए सर जो राइस है ना, हम्म, राइस एक बड़ी आइटम है, हाँ वॉल्यूम आइटम है, बड़े नंबर वाली गेम है। मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ जब मैंने कुछ वीडियोस देखी इनकी इंडियंस की, जिसमें अनियन भिजवा रहे हैं, अनियन आ रहा है, ग्रीन चिली जा रही है। मतलब इसके कंटेनर्स जो है ये इतने, मेरा ख्याल है कि बड़ी अमाउंट के नहीं बनते होंगे। मैं ऐसे ही है। इसमें ये चाह रहा हूँ, और इसमें रिफर में अगर माल जाए तो ये जो मतलब फ्रेश आपकी वेजिटेबल है, इसमें हरी मिर्च है, और अगर तो अदरक हमारे पास है, तो ये हो गई। इस तरह के आइटम तो जा सकती हैं। पोटैटो जा सकता है, पोटैटो का पीछे क्या हाल हुआ था, अब बड़ा बुरी बड़ा हालात थे, किसानों ने जाया कर दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डिहाइड्रेट किया उसे उसे ड्राई किया, और कहीं उन्होंने एक बड़ा एक्सपोर्ट कर दिया। यूएई बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है यूएई, यूएई बहुत बड़ी मार्केट है। और ये तो ऐसी प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ कि अगर 2-3 दोस्त मुफ्त में भी ऐसी मजाक मजाक में भी काम शुरू करें ना, तो 10-20 लाख डाले तो एक कंटेनर बाहर भिजवाया जा सकता है। सिर्फ देखना ये इसमें हाई रिस्क ना हो। तो बस ये समझना चाह रहा था आपसे कि असल में इस ना तरह हमें क्या देखें, करना चाहिए। पता क्या है हारिस भाई, इस केस में ना ये होता है कि ये जो पेरिशेबल आइटम्स है ना, इनकी एक तो लाइफ जी, बड़ी लिमिटेड सी होती है, ठीक है। जी, दूसरा, इसमें ये एक रिस्क होता है, अगर आपका कोई बंदा हो ना उधर, जैसे यूएई की बात करें, अक्सर और बेशतर हमारे बंदे निकल आते हैं उधर, ठीक है। हाँ जी, जी, तो उस केस में ना मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। आप उनसे बातचीत करें, ठीक है यार, इस तरह कंटेनर आएगा। अब देखें ना, कंटेनर वगैरह क्लियरेंस करवाना तो सारा जो इसका आपका एजेंट है, क्लियरिंग एजेंट है, शिपर है, आप इनका काम है ना, लेकिन उसको आगे रिसीव करना, माल को आगे वो करना, आपने वेंडर जो है ना आगे तलाश किया हो, ठीक है, नहीं बातचीत तो हुई यहाँ हो। से जब जब सर सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वाइंडर तो हमने उसमें सर्च किया होगा ना, तो वो जो वाइंडर है वो तो सारे जो मामला उसके जिम्मे है ना, कि उसने देखिए, क्लियर हाँ करना। हाँ जी, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आगे आपका बंदा भी है ना, देखो हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो ना, कोई हम ऐसे तो नहीं ना कंटेनर प्याज का भर के भेज दिया, बंदा का जी, कोई पता नहीं किसको देना है, ऐसे तो नहीं करेंगे डेफिनेटली। सही ये है, सारी चीजें रिसर्च या R&D वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी होगी पहले ही। सही लेकिन कह मैं रहे हैं बस आप, आपको आपसे कह रहा हूँ बात। कि अगर आपका बंदा उधर है ना, क्योंकि देखें फिजिकल प्रेजेंस होना ना किसी बंदे की बड़ा एक वर्थ इट होता है, वरना सही बात है, माल मुफ्त दिल बेरहम, ठीक है, आपका सही कह कंटेनर रहे हैं, खड़ा रहे, कोई रिसीव ही करने नहीं आया फिर, ठीक है। तो ये अगर सही कह चीजें रहे हैं। उधर हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपका वेंडर ट्रस्टेड है और उससे बातचीत है कि वो आपका माल फौरन उठाएगा, सेलेक्ट, आजकल तो ना बड़ी चीजें आ गई है, आपने आपका जो वेंडर है उसके डोर स्टेप पे माल पहुंच जाता है। सही बात है, ऐसे ही है। ये चीजें भेजना पाकिस्तान से, क्योंकि देखिए हमारे पास ना काफी कुछ प्रोडक्ट हैं ऐसी कि जिनको हम बाहर बेच सकते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी इन एरियाज को जो है ना निगलेक्ट करती है, या निगलेक्ट नहीं करती तो कम से कम जो चंद एक लोग हैं, बड़ी पार्टीज हैं, वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक जो है ना पोटेंशियल है इस चीज में, इस काम में, खास तौर पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और इसमें जैसे आलू है। पिछले दिनों में मेरा मुल्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे भाई बता रहे थे, कह रहे थे कि हमने जो है ना 300-400 पता नहीं रुपए की बोरी जानवरों को खिलाई है आलूओं की लेके, ठीक है। अब देखे ना उस किसान पे क्या बीती होगी, हाँ जिसने पूरा एक उसके ऊपर एक टर्नओवर पूरा उसने किया। और आपके प्लेटफॉर्म में डिस्कस मैंने इसलिए किया कि हम बहुत सारे सब भाई सुन रहे हैं, इनको इस तरह तोजह करनी चाहिए कि हमें इन प्रोडक्ट पे भी वर्किंग करनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि सबसे पहले हमारी R&D स्ट्रांग हो, हमने अपनी रिसर्च जो है हमारी पूरी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं उसमें बिल्कुल उसके ऐसे ही बाद है। बिल्कुल करना चाहिए इसे। जी देखें, बिल्कुल करना चाहिए, पोटेंशियल भी है। देखें यार, ये ऐसी चीज है कि आप अपने मुल्क के लिए ना एक
किसान है, जाहिर बात है आपने उससे इधर खरीदा, सस्ता ही खरीदेंगे आप, ठीक है, लेकिन हाँ अगर जी, आप कमाएंगे तो आप पीछे उसको लगाएंगे भी, ठीक है, उसको भी ट्रांसफर सही करेंगे, बात ऐसे तो खराब सही होके नहीं बात ना जाएगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी सर। बस हम पाकिस्तानियों की ना थोड़ा माइंड सेट है कि हम ना जरूरतों से फायदा उठाते हैं लोगों की, और उससे तो इस चीजों से जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना बड़ा अच्छा वो भी कर इंशाल्लाह। पाएंगे, सर क्योंकि मेरा देखिए। क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी हम्म। सर, मेरा क्वेश्चन है, जो जैगरी है मतलब गुड़, इसकी हम्म। एक्सपोर्ट पे पाबंदी है पाकिस्तान से? पाबंदी नहीं तो, ऐसी तो कोई चीज नहीं, क्या हुआ है? पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होता जैगरी, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। मेरे ख्याल में हम्म। जो शुगर माफिया है ना, उन्होंने पाबंदी लगाई है। अगर यार देखो। जैगरी अगर एक्सपोर्ट होने हाँ। लग गया तो इस तरह की नहीं, कोई बिल पास हुआ था? ये ना देखना पड़ेगा पाकिस्तान में जो ये है ना ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, आई थिंक इसको एप्टमा कहते हैं। एक तो एप्टमा तो टेक्सटाइल वाली है ना, ये शुगर मिलों की भी एक एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये सारी चीजें भी ना हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपने कैसे इनकी ये सोच, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं ना, तो आपको पता होना जरूरी है। तो मुझे नहीं पता, मैं चेक कर लूंगा। होनी नहीं चाहिए इस पे, लेकिन ना लगा भी दी होगी, क्योंकि जाहिर बात है मोनोपली है ना, क्यों बाहर जाएगा। जी सर, काफी काफी अरसे से, मैं तकरीबन 4-5 साल पहले भी मैंने रिसर्च की थी, अभी रिसेंटली भी मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, क्योंकि हमारे इलाके में गुड़ ज्यादा बनता है, मुल्तान वाली साइड पे हाँ, हाँ, हाँ। असल में गन्ने ना, की काश ज्यादा। हाँ अब, हाँ बिल्कुल, देखे मैंने ना शुगर मिलों के ऑडिट भी किए हुए हैं मैंने, लिया शुगर मिल, सफीना शुगर मिल, मदीना शुगर मिल, ये भावलपुर में अशरफ शेखू, ये है ना इस तरह की चीजें। जी जी, शेख शोर मिल मेरे घर के बिल्कुल साथ ही है। हाँ तो इसके, सनावा में। हाँ इसके जो है ना, और ये हुदा शुगर मिल है 7 स्टार, उसके बाद सिंध में आबादगार है, और ये पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप है अलमुइज शुगर मिल, आपने नाम सुना होगा। वो जी जी। वो गुड़ भी बनाते हैं, वो स्टील भी बनाते हैं, उनके प्लांट भी हैं, लिया सफीना, मतलब वो ये शमीम खान है, जहांगीर तरीन है, JDW। तो मेरी इस पे ना मेरी खुद का भी एक अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है शुगर सेक्टर में और इसमें, लेकिन मुझे इतना वो नहीं था कि एक्सपोर्ट पे बंदी है। खैर इनको ना शुगर के हवाले से तो कोटे मिलते हैं कि आप इतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जी सर, गुड़ के ऊपर भी पाबंदी है, इसके ऊपर गुड़ थोड़ा के सा। ऊपर फिर होगी पाबंदी, लेकिन फिर ये पता नहीं क्यों बंदी होनी तो नहीं चाहिए यार, अगर पैसे आ रहे हैं तो इसमें क्या ही बुरा है। असल में ना फिर गुड़ का ये होगा कि गुड़ जो है ना, वो अगर लोकल लोग बनाना शुरू कर दें तो वो गन्ना शुगर मिलों का नहीं आएगा, वो चीनी नहीं बनाएंगे ना जी फिर। एग्जैक्टली, इसीलिए इसीलिए पाबंदी लगी हुई है। ठीक है, वो चीनी नहीं बनाएंगे तो फिर वो पैसे किस तरह कमाएंगे, लोगों की जेबों पर डाके कैसे डालेंगे, तो ये चीजें तो फिर पाबंदी हेलो लगानी सर। चाहिए ना। जी सर, तो उस तरह करते हैं सर लोग, ये ईरान के रास्ते से या अफगानिस्तान के रास्ते से एक्सपोर्ट करते हैं हाँ, जो। एक ये प्रोसेस, लेकिन उस केस में फिर ये होता है कि वो ना आपकी एक्सपोर्ट अनडॉक्यूमेंटेड रहती है, वो आपको जी, एक रिस्क भी रहता है, पता नहीं यार अगले बंदा पैसा रिस्क दे है। ना दे, उसने कहा कि यार तूने चोरी का माल, मतलब देखना इस तरह की चीजें होती हैं, तो जी क्यों सर। वो करूं। उसके अलावा फिर आपको एक्सपोर्ट जो उसको ना एक्सपोर्ट नहीं कहते होते हम, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, तो उस केस में फिर ना जो टैक्स है वो 1% लगता है। पहले वैसे तो एक्सपोर्ट पे आपका टैक्स जो है ना 1% है, इस केस में नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे वैल्यू के बारे में पूछना था ना कि वो किस तरह काम करता है पाकिस्तान में। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, वैल्यू। इवैल्यूएशन वैल्यू क्या पूछ रहे हैं आप, थोड़ा क्लियर करते हैं, देखें। नहीं, वो किसी प्राइस, वो किसी के प्राइस का पूछ रहे हैं, कोई टैरिफ हो अच्छा सर, उसके ना टैरिफ होता है, हर प्रोडक्ट का टैरिफ होगा, उस पर आप देखें क्या जी जी। वैल्यू है किस आइटम की। यार देखें, वो तो ना देखें हर किसी का एक डिफरेंट है, स्टैंडर्ड रेट है ना, टैरिफ रेट दिए हुए हैं आपको। अक्सर व बेशतर जो ये है, क्या नाम है इसका, पाकिस्तान कस्टम है, जैसे HS कोड के हिसाब से भी वैल्यू है कि जी बाद है जी। आपने बाहर चीज भेजी या मंगवाई, ठीक है, आप कहते हैं 10 रुपए की है, वो कहते हैं भाई ये तो आप टैक्स कम देने के लिए इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, नहीं इसकी एक असेस्ड वैल्यू है, उसको हम ना असेस्ड जी जी। वैल्यू भी कहते हैं। अच्छा, तो असेस्ड वैल्यू के। हाँ, तो वो ये है, आप इस पे टैक्स दें, आप बाहर बाहर 1 रुपया भेज दें, लेकिन देखें ये किताब में लिखी है तो है ही 10 रुपए की, उन्होंने ना थोड़ी रिसर्च करके लिखी हुई है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो आप टैक्स अच्छा उसी सर, पे देखें। वो कस्टम वालों ने फिर हर प्रोडक्ट की अपनी मतलब कि एक वैल्यू असेस की हुई हाँ, होती है असेस कि की हुई है ना इससे वैल्यू उन्होंने, मिनिमम नहीं होगी। और तो सर ये इस केस एक में छोटी अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू ना हो ना, तो उन्होंने ना उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन रूलिंग्स निकाली हुई हैं, ये भी हमारे कोर्स में है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। SROs निकले हुए हैं कि उसकी हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसकी मार्केट में देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
सर ये थोड़ी सी चीज पूछनी थी। जी। कुछ टाइम पहले हमने, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि बाहर अगर आपका कोई अपना बंदा हो तो ग्रेट। तो वहाँ पर यूएस में लेदर प्रोडक्ट्स के हवाले से सैंपल भिजवाया हुआ था। अभी तो चलो जंग की वजह से रास्ते में ही कहीं अटका हुआ है। हम्म। पहली शिपमेंट हम लोग सोच रहे थे कि इनिशियली 50 केजी तक की भेजें, लेदर प्रोडक्ट्स जैसे वॉलेट्स या बेल्ट है इस किस्म की। इसमें सिर्फ हाँ जी। आपका ये थोड़ा या मशवरा चाहिए था कि ये बाय सी भेजना चाहिए या बाय एयर भेजना चाहिए। यार आप एक दफ़ा रेट ले लें और कंफर्म कर लें कि कब तक जो है ना पहुंच जाएगा एक्सपेक्टेड, देन ही आप डिसाइड करते हैं। लेकिन इस तरह की जो छोटी शिपमेंट हो वो आप बाय एयर भी कर सकते हैं। आपको ये तो फिर एक कॉस्टिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि आजकल जैसे हालात हैं तो बाय शिप वाला तो काम मसला ही है, और वैसे भी ये जो एयर ट्रैफिक वगैरह वो कम है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के इसमें प्लान करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सोल प्रोप्राइटर भी कर सकता है या कंपनी ही रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ना आपको लाइसेंस लेना होता है, और लाइसेंस के लिए बिजनेस का रजिस्टर्ड होना, एनटीएन नंबर ज़रूरी है। वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जा सकते हैं, आप कंपनी में भी जा सकते हैं। वैसे तो हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन करनी है कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि जब आप माशाल्लाह काम एक लेवल पे कर रहे हैं तो आप तरीके से करें, कंपनी बना के करें, अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रख के करें। कल ये ना हो किसी के पैसे देने हो, लोग आपके घर पहुंच जाएं ना से नुकसान। लेकिन सर किसी ने अगर वो बिगिनर है और उसने अभी स्टार्ट लेना है और उसके बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, सिर्फ एक लाइसेंस लेना है, तो अभी वो स्टार्ट के तौर पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट में काम करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में वो कंपनी के तो फिर ये होता है ना कि इंडिविजुअली आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी एससीसीपी में। वो ऑलरेडी एक अपनी रिटर्न दे रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप पे। तो वो बेटर ऑप्शन है स्टार्टिंग के लिहाज से कि जैसे ही वो कुछ डेवलप हो तो वो एससीसीपी में अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले, या स्टार्टिंग से ही वो प्राइवेट पे ही जाए? देखें हसन भाई, जो आपका क्वेश्चन है ना वेरी प्रैक्टिकल है। अगर आप स्टार्ट में इस तरह से इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे मैसेज कीजिएगा, हम आपको सपोर्ट दे देंगे, कोई मसला नहीं है। देखें आपका बिजनेस बेशक स्टार्ट से ही हो, देखें स्टार्ट से ही तो बड़ा होना होता है ना, मतलब 100 भी तो तभी आता है कि जब 1 2 3 इधर से चले। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ना कंपनी बना के करें। उसमें ये होता है कि देखिए आप कंपनी बना के करेंगे तो अपनी सेल टैक्स रिटर्न और ये वो मामलात भी कर रहे होंगे। तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे ना, नो डाउट उसमें वक्ती तौर पे आपको लगता होगा कि यार जो है ना मैंने कंपनी बना ली, ये कर लिया, अब मुझे इसकी भी रिटर्न कर, तो क्या मसला है यार, साल बाद रिटर्न करनी है, या सेल टैक्स रिटर्न है 1 महीने में लास्ट में करनी है। और क्या है उसमें कोई इतना आप किसी भी कंसल्टेंट को रीजनेबल, जो सही बंदा हो, जिसको पता हो, इन्फॉर्मेशन हो। कुछ आजकल ना डराने धमकाने वाले भी बड़े हैं, वो आपको ऐसे डरा धमका के ये कर दो वो कर दो फलां, तो ऐसे लोगों से बच के आप जब करते हैं तो ये आपके लिए जस्ट एक आपके बिजनेस का पार्ट बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके तमाम मामला बड़े इफेक्टिवली चलते रहते हैं। तो इट इज रिकमेंडेड कि कंपनी बना के कर लें और प्रॉपर लीगल तरीके से करें, और कोई इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता, आराम से होने वाला काम होता है। थैंक यू सर। जी जनाब, किसी का और क्वेश्चन? ये काफी हैंड रेज हुए हैं, काशिफ, मुमताज भाई के, सागर साहब, हारिस साहब, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये क्वेश्चन करना था कि अगर कोई कंपनी बंदा इस वक्त बनाता है, देखें फाइलिंग तो जून या जुलाई के अंदर होती है ना, तो अगर कोई बंदा इस वक्त कंपनी बनाता है तो क्या उससे 2 महीने बाद रिटर्न्स फाइल करना पड़ेंगी या नेक्स्ट ईयर करना पड़ेंगी? देखें एक तो आप इधर क्लियर कर लें कि जून जुलाई में नहीं होती फाइलिंग। इंडिविजुअल के केस में 30 सितंबर को होती है, जो कि 1 महीना अक्सर बढ़ जाती है, अक्टूबर हो जाती है, 31 अक्टूबर। और कंपनी के केस में दिसंबर में होती है, ठीक है। और सर दूसरी बात यह कि अगर आप एसएमसी कंपनी के केस में, एसएमसी में
हाँ तो एसएमसी है तो कंपनी ना, दिसंबर में ही होगी ना, स्टेटस उसका कंपनी है, बस बंदा ही एक है ना उसमें, जी जी। तो उस केस में भी दिसंबर में ही होगी जनाब। सर मैंने देखा था कि एक जगह मैं कर रहा था इस बारे में रीड कि उसकी जो एनुअल मंथली क्लोजिंग होती है, जो एनुअल, वो 30 जून में आई थिंक होती है। देखो जो 30 जून है ना, वो उसका ईयर एंड है। बेसिकली जो अकाउंट्स बनते हैं ना वो 12 महीनों के बनते हैं, जुलाई से लेके जून तक। तो वो क्लोजिंग आपने, मुझे नहीं पता कहाँ से पढ़ा है, तो देखिए यार हमारा तो काम है ना, तो हमें तो इसका आइडिया है। तो वो आपके अकाउंट्स की डेट है क्लोजिंग के, 30 जून को आपने अपने अकाउंट्स क्लोज कर देने हैं, देखना है कितना कमाया, क्या लगाया, क्या बचाया। लेकिन जो आपने रिटर्न फाइल करनी है वो दिसंबर में जाके करनी है कंपनी। होगी, यानी कि अगर हम अभी रजिस्टर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो दिसंबर के अंदर जाके रिटर्न फाइल होगी। दिसंबर के अंदर होगी। और सर अगर बंदा अपना पर्सनल एनटीएन बनाता तो उसकी सितंबर में होती है? उसकी सितंबर में होती है, बिल्कुल। यही क्वेश्चन है सर, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आप ड्यूरिंग लेक्चर 2 मंथ में साथ कोई ऐसी भी एक्सेस देते हैं कि जो रजिस्टर्ड हमारी पाकिस्तान में कंपनीज ऑलरेडी हुई हैं, वो चल रही हैं, वो बाहर कंट्रीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, वो कोई अगर कॉन्टैक्ट्स में आए या उनके साथ कोई वर्किंग करनी हो, उनसे कोई लेन देन करना हो, वो एक्सेस देते हैं उसमें? देखें हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं। एक्सेस से मुराद आपकी क्या है? आप उन कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाह रहे हैं हमसे? कॉन्टैक्ट्स नंबर्स या उनकी इंफॉर्मेशंस? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी यार। उनकी क्या, हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको पूरे अमेरिका के निकाल के दे देंगे हम आपको। ओके ओके। उसके भी ना तरीकेकार होते हैं। फिर अब देखो एक बात है, अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका में पता नहीं कोई 50-55 या इससे भी ज्यादा रियासतें होंगी उनकी, और एक एक रियासत में भी बड़े शहर हैं, ठीक है, बिल्कुल। उसमें बड़े लोग हैं, और उसमें हमें कैसे पता चले कि हमारा रिक्वायर्ड बंदा कौन है, क्या है। तो ये सारी चीजें देख क्योंकि के बस अगर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले नॉलेज होना चाहिए कि इसकी प्राइस मार्केट में किस जगह कितनी प्राइस और कहाँ से आपको ये चीज़ मिलके अपना वो जो बेहतर होएगा एक्सपोर्ट उसको, या उसमें जो पेमेंट का चांसेस होते हैं, फ्रॉड्स हो जाते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं, वो देखनी देखें। पड़ती हैं। हाँ देखें, बिल्कुल देखें, एक तरीकेकार होता है कि आप ऐसे ही आ जाएं, ठीक है, वो आप तो है ना, फिर आप गलतियों से सीखें। और एक जी तरीके की आप नॉलेज ट्रेनिंग थोड़ी लेके आए थोड़ा, उससे बेहतर ये होता है कि आप ना जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे होते, कम से कम आपको जी प्रायर नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है। जी बिल्कुल सर, ठीक हो गया। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन ये था कि अगर हम अपनी कंपनी एसएमसी या प्राइवेट लिमिटेड, अगर हम ऑथोराइज्ड कैपिटल और उसका पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया रखते हैं, और क्या हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं विद इन अ मंथ, या 2 मंथ 10 लाख कर दें या 1 करोड़ कर दें, और उसकी क्या दोबारा से फीसिस वही होंगी या दोबारा फीसिस पे करने में कोई कमी होगी? देखें जनाब, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, है तो ये एक पेड क्वेश्चन, हम कंसल्टेंट हैं, इसका चार्ज करते हैं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। आपको ना एक दफ़ा आप अथोराइज कैपिटल जो भी कर लें, बेशक एसएमसी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी है, तो आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप विद इन मंथ कर सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं, तो इस पर कोई वो नहीं है। आपको रीजनेबल वो करना पड़ता है, जारी बात है, इन चीज़ की ना एक फीस होती है, वो जी आपको जी। देनी पड़ेगी बस एससीसीपी को। बाकी आप कर सकते हैं जो मर्जी करें। यानी कि सर अगर फर्ज करें कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है 1 लाख के साथ, तो उसका ऑथोराइज कैपिटल हम 10 लाख रुपए करते हैं, और पेड अप कैपिटल हम 1 लाख रुपया ही रहने देते हैं, तो हमें उसके कोई एक्स्ट्रा फीसिस तो नहीं जमा करवानी पड़ेगी, या जो 9 लाख रुपया अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में जमा तो नहीं करवानी पड़ेगी? नहीं, आप जब भी अपने अथराइज कैपिटल को बढ़ाते हैं ना, तो उसकी जी कोई लॉजिक होती है ना, रीजन होती है। वो रीजन ये है कि भाई मेरा पेड अप कैपिटल और अथराइज कैपिटल पहले 1-1 लाख है, ठीक है, जी। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं और पैसे डालना चाहता हूँ, तो पहले मुझे अथराइज को बढ़ाना पड़ेगा। अथराइज फर्स्ट स्टेप पे आता है कि क्या मुझे अलाउ करता है इतना। अथराइज का मतलब ये है ना कि आपको परमिशन है इतना
करने की, तो पहले आप उसको बढ़ाएंगे, उसकी फीस होगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगा तो आप पैसे ऐड कर देंगे पेड अप सर कैपिटल। उसकी मैं वो मेरी रीज़न ये थी, ये क्वेश्चन पूछने थी कि क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि जब आप अपना एसएमसी या प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट ओपन करते हैं और अगर आपने फ़र्ज़ करें, नॉर्मली यही होता है, स्टार्टअप्स जो होते हैं 1 लाख के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, पेड अप कैपिटल के साथ ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रख के 1 लाख तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो उस वक्त वो इतना ज़्यादा उस कंपनी को सीरियसली नहीं लेते जी, इसका तो ऑथोराइज्ड कैपिटल ही 1 लाख है, हमें कम से कम 10 लाख चाहिए या 50 लाख चाहिए। तो क्या ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट्स जनरेट करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए प्रॉब्लम आती है? नहीं देखें, इस तरह नहीं होता। आप बैंक अकाउंट तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप एनटीएन नंबर पे बना सकते हैं। बाकी जो 1 लाख से 10 लाख जाएगा, इस पर बस एससीपी की फ़ी देनी है। हाँ, बैंक वाले देखें, अब बैंक वालों को कोई मसला होना नहीं चाहिए, या तो आप बैंक से कोई कर्ज लेना तब उनको हो कि जनाब आपका ये होना चाहिए। आपने तो इम्पोर्ट करना है, बाहर से पैसे आने हैं, जाहिर बात है, अगर इम्पोर्ट करना है तो आपने पैसे भेजने हैं, तो आपको वर्थ देखेंगे कि है इतनी वर्थ, तो देन आपको वो अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा जो वो है जी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के केस में तो बाहर पैसे आने हैं, तो बेशक आपके अक्सर ये जो आईटी एक्सपोर्टर हैं, फ्रीलांसर हैं, इनके पास यार कुछ भी नहीं होता, पैसे इनके लाखों आते हैं, तो बैंक वाले कोई नहीं रोकते। हाँ, जब आप पेमेंट करते हैं, देखिए बैंक को इतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि इतराज तो जो बंदा आपको माल भेज रहा है ना उसको होना चाहिए कि ये बंदा मुझे पैसे दे भी सकेगा या नहीं, ठीक है। जी तो अथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अगेन इट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, ज्यादा हो तो देखो ना, ज्यादा वही करेगा ना कि जिसके पास पैसा हो, तो जिसके पास ज्यादा पैसे होता है सलाम भी उसी को ज्यादा लोग करते हैं, तो अच्छा रखना अच्छा पेड अप सर, कैपिटल बेहतर है, लेकिन आप छोटे से भी हाँ कर जी, सकते हैं। लेकिन आप रिकमेंड मिनिमम आप क्या करते हैं कि हम अपना ऑथराइज कैपिटल के, हमें बैंक वालों के साथ हमारी जो स्टार्टिंग ही हो वो अच्छी हो जाए, ठीक है, कि 10 लाख कर लें, 50 लाख कर लें या 1 लाख ही रहने दें? तो ये भाई 1 लाख से भी कोई मसला नहीं है, 10 लाख से भी कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। या क्यों बैंक वाले आपको कह रहे हैं कि ज्यादा स्टार्टिंग अच्छी होगी? यार वो बैंक नहीं मान रहा, किसी और में अकाउंट खुलवा लो। लेकिन सर वो जो ट्रेड फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो तो स्पेसिफिक ब्रांचेस में होते हैं ना? नहीं, तो फिर आप किसी और ब्रांच, मतलब किसी एक के साथ तो हमारी वो नहीं है ना, तो उन्हें मसला होना नहीं चाहिए। मुझे आपका ये क्वेश्चन ही बड़ा अजीब लगा है कि आपका इतना हो, ये हो, वो हो, ठीक है। अब देखो, अक्सर व बेशर ऐसे होता है कि पाकिस्तान से जब इंपोर्ट होती है, पाकिस्तानी जब भी इंपोर्ट करते हैं ना, वो एडवांस पेमेंट करते हैं। तो एडवांस पेमेंट के केस में आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे पहले उतने रखवाने पड़ते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं, या बैंक से लोन लेना होता है, देन अलाउ होता है। तो अच्छा पेड अप कैपिटल रखना ग्रोथ को शो करता है, आपके पास माल को शो करता है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बैंक आपको कहे मैं तेरा अकाउंट ही नहीं खोलना। मतलब वो आपको नॉर्मली डील करेंगे अगर आपका छोटा एक अकाउंट है, लेकिन वो ओपन करने से मना नहीं करेंगे, ओपन कर देंगे वो। देखो, छोटा अकाउंट हो, कोई भी हो, कोई मसला नहीं है, ओपन कर देंगे। आपके पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर बंदा ठीक होना चाहिए, वेंडर ठीक हो, आपके पास परफॉर्मा इनवाइस ठीक हो, जी तो ये चीजें हो। बाकी आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं। सर मैं जी जी बताऊं इस बारे में, थोड़ी मुझे नॉलेज है। हाँ हाँ, हारिस भाई जरूर। हेलो, अच्छा सर, इसमें इन्होंने जो पूछा है ना कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए, आपने बड़ी सी बात की कि ये बैंक वालों का कंसर्न नहीं है कि अमाउंट कितनी है, वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट हमारे पास हमारे अकाउंट डिपॉजिट हो। अब इन्हें गवर्नमेंट पूछेगी कि इन्होंने अगर 10 मिलियन जमा कराया अपने अकाउंट में या 5 मिलियन जमा कराया और इन्होंने एलसी खुलवाई 5, तो इनके पास वो वाइट मनी होना चाहिए, उससे ये इम्पोर्ट कर सकते हैं। बैंक को इतराज कोई नहीं, देखो ना, पर इनके पास जो मनी वाइट होनी चाहिए। देखो, मनी वाइड होनी चाहिए, मैंने यही कहा कि ये तो आपकी और अगले बंदे की जिसने पैसे लेने हैं माल, उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। बैंक को क्या, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी, उसने अपना कमीशन रखना है, मार्जिन रखना है, बैंक चार्जेस रखने हैं, उसको तो फायदा ही है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये थैंक यू सर। जी, एक ना क्वेश्चन है चैट में शहाब भाई का कि मैं आई थिंक मीट एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे? आल्सो देखिए, कोर्स यूट्यूब की वीडियो से तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आप यूट्यूब पे जाएं
और एक सर्च करें जस्ट, आपको इस टॉपिक पे पता नहीं कितनी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेरे लिए ये रीजनेबल है नहीं है? आप एक वीडियो देखेंगे, दूसरी पे जाएंगे वो कुछ और बता रहा होगा, तीसरी पे कुछ और, आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं यार क्या चल रहा है, ठीक है। आप कहेंगे नहीं मैंने काम ही नहीं करना, बस खत्म करते हैं। तो ये कोर्स है, हम इस पे आपको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे तमाम लर्निंग, सोर्सिंग से लेके एक्चुअली ट्रेडिंग तक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। डॉक्यूमेंटेशन, सोर्सिंग, वेंडर कैसे तलाश करना है, भेजना है तो कैसे, लॉजिस्टिक, सारे मामला, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप कह रहे हैं कि मीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल जी, पाकिस्तान के जो हलाल फूड है उसकी बाहर बड़ी एक डिमांड है, कतर, यूएई, सऊदीया, और वो लोग स्पेसिफिकली जो है ना हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान से ये चीज़ आए। तो आप ज़रूर करें, कर सकते हैं आप इस केस में, ठीक है। आपको कोई भी स्लॉटर हाउस और ये वो देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपने माल उठाना है, या अगर आपके पास है तो कैसे आपने पहुँचाना है, और उसकी पैकिंग वगैरह, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग। आगे वेंडर आपने अगर तलाश किया हुआ है तो जस्ट उसको इन्फॉर्म करें कब पहुँच रहा है, क्या हो रहा है, तो आप जो है ना इसको कर सकते हैं। कोर्स आपको प्रॉपर हेल्प आउट कर रहा होगा आपकी इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक इंशाल्लाह। बाकी जो फी वगैरह के क्वेश्चन है ये आप काइंडली जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो गुड ग्रुप के एडमिन है आईबी के मेंबर, आप काइंडली उन्हीं से करें। आई थिंक मुझे मेरे बस रोल में ही रहने दें, जो ट्रेनर वाला रोल है तो वही बेस्ट है। जी, पाकिस्तान में भी वेंडर तलाश करना बता देंगे आपको वाजिद भाई, कि एक बात है, एक प्रोडक्ट आपके पास नहीं है लेकिन बाहर डिमांड है उसकी, तो आप कैसे इधर से जो है ना वो लें और बाहर बेच सकते हैं। फ़ी वगैरह जो है ना ये आपको अगेन मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, तो प्लीज़ ये आप आईबी से जो है ना कंफर्म कर लें और उन्हीं से निगोशिएट करें, तो वही बेस्ट है। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त अब्दुल सबूर भाई का क्वेश्चन है कि कौन से रिस्क होते हैं। मल्टीपल रिस्क हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट रिस्क हों, जैसे अभी भाई ने बात की कि हमने सब्जियां करनी, तो सबसे बड़ा रिस्क है पेरिशेबल है जी, गुड्स खराब ही ना हो जाए, ठीक है। दूसरा है कि लॉजिस्टिक है, बंदा ने पहले कांटेक्ट कर लिया, दौड़ गया, पेमेंट का रिस्क है, माल भेज दिया, पैसे नहीं आ रहे, ठीक है। तो कैसे आपने इन चीज़ों को कैटर करना है, तो ये सारी जो है ना लर्निंग कोर्स में है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, कोई भी रिस्क हो सकते हैं। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं प्लीज़। सर कोर्स के बाद कितनी देर बाद सर्टिफिकेट इशू होते हैं और ये एसएपी से रजिस्टर्ड होता है? जी रजिस्टर्ड है जी जनाब एससीसीपी से। कोर्स के बाद जैसे ही कंप्लीट हो गया आपने मैसेज करना है इनको, तो ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके। जी जनाब, प्लीज़ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं ग्रुप में, काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अपनी प्रोफाइल लिंक वगैरह भी शेयर कर लूँगा। तो आई होप कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आ रही हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, ना सिर्फ ये कि क्लास में, क्लास के बाद भी आपको इनकाउंटर हो कोई ऐसी चीज़, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लकश कुमार पूछ रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखें। प्रैक्टिकल एक तो है ये है ना कि आपको नोट्स प्रोवाइड करूं मैं, जस्ट बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स है जी, ये नहीं। जैसे अभी हम इंटरेक्टिवली चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और पॉइंट्स को क्लियर करते जा रहे हैं, यही प्रैक्टिकल है कि आपको एक्चुअली किस तरह से करना है, मतलब रियल टाइम आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ बताया जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। हाँ जी जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक हमें एंड करते हैं, वरना क्लास फिर और मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक। कोई क्वेश्चन है तो आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास।
जी जनाब, प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक इट इज़ ओके फॉर ऑल। तो हम आज की क्लास, ओरिएंटेशन क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपके अमल में, रिज़्क में, और मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा, हमें बरकतें अता फरमाए। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।